आज़ादी से पहले के भारत में ना कई किसान आंदोलन हुए, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो इतिहास की किताबों में कहीं दब सी जाती हैं। तो आज हम ऐसे ही एक बहुत शक्तिशाली लेकिन शायद कम सुने गए आंदोलन की कहानी जानेंगे। कहानी मेवाती किसान आंदोलन की। तो एक सवाल उठता है कि आखिर होता क्या है जब देश का अन्नदाता ही सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। जब किसान एक हो जाएं, तो उनकी वो मिलीजुली ताकत असल में क्या कुछ कर सकती है। जवाब जितना सिंपल है ना, उतना ही दमदार भी है। उन्होंने टैक्स देना ही बंद कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। मेवात के किसानों ने एक सुर में खरीफ फसल का लगान देने से साफ इनकार कर दिया। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, ये तो सत्ता के साथ सीधी टक्कर की शुरुआत थी। लेकिन देखिए, इतना बड़ा और ऑर्गेनाइज विरोध रातों रात तो खड़ा नहीं हो जाता। इसके पीछे कुछ असली हीरो थे और एक बहुत मजबूत संगठन था। तो चलिए जानते हैं कि इस आंदोलन की जमीन किसने तैयार की और इसे वो चेहरा किसने दिया जिसने सबको एक साथ ला दिया। हर बड़े आंदोलन के पीछे ना एक सोच होती है, एक विजन होता है। इस केस में वो सोच थी मोहम्मद हादी की। उन्होंने उस वक्त की नब्ज को पकड़ा कि बिखरे हुए किसान अपनी आवाज कभी नहीं उठा पाएंगे। उन्हें एक साथ आने के लिए एक मंच चाहिए था, एक आवाज, और हादी साहब ने उसी नींव को रखने का काम किया। और वो मंच था अंजुमन खादिम उल इस्लाम। साल 1932 में अलवर भरतपुर इलाके में बना ये संगठन। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, किसानों को एकजुट करना और उनकी लड़ाई में उनका साथ देना। और जानते हैं, यही संगठन आगे चलकर इस पूरे आंदोलन की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी बना। देखिए, एक संगठन ढांचा तो बना देता है, लेकिन आंदोलन को चेहरा वो एक नेता देता है। और वो चेहरा थे गुड़गांव के चौधरी यासीन खान। वो किसानों के बीच बहुत पॉपुलर थे और उनकी बातों में वो दम था जिसने हजारों किसानों को एक साथ लाकर इस विरोध की मशाल को जलाए रखा। अब जाहिर सी बात है, जब हजारों किसान टैक्स देने से मना कर दें तो सरकार चुप तो नहीं बैठने वाली थी। इस ऑर्गेनाइज्ड चैलेंज का जवाब देने के लिए हुकूमत ने भी अपनी चाल चली। देखते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी आखिर थी क्या। सरकार ने ना सीधे टकराव से बचते हुए एक बहुत ही चालाक दो तरफा रास्ता अपनाया। एक तरफ तो उन्होंने किसानों को थोड़ा शांत करने के लिए एक पॉलिटिकल मूव चलाया, और दूसरी तरफ मामले को अपने कंट्रोल में रखने के लिए एक फॉर्मल जांच का रास्ता दिखाया। तो ये था सरकार का पहला दांव। स्टेट काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी बिलग्रामी को अपॉइंट कर दिया गया। ये एक साफ इशारा था। जो मेव मुस्लिम किसान आंदोलन कर रहे थे, उन्हें ये दिखाने की कोशिश कि अरे आपकी बात सुनी जा रही है, ताकि जमीन पर जो गुस्सा है उसे थोड़ा कम किया जा सके। लेकिन सिर्फ एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से बात नहीं बनने वाली थी। सरकार को जमीन पर भी कुछ करते हुए दिखना था। और यहीं से उनकी रणनीति का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ, इस पूरे विरोध को जांच की एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया में बदल देने की कोशिश। इस टाइमलाइन से हमें पता चलता है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। देखिए, 1932 में संगठन बनता है। कुछ ही साल बाद किसान टैक्स देने से साफ मना कर देते हैं। और 1937 आते आते उनका विरोध इतना मजबूत हो जाता है कि सरकार को झुकना पड़ता है और जांच के लिए एक स्पेशल कमेटी बनानी पड़ती है। और यहीं पर सरकार की पूरी रणनीति एकदम साफ हो जाती है। इस जांच का जिम्मा सौंपा किसे गया? उन्हीं नए सदस्य को, खान बहादुर काजी बिलग्रामी को। मतलब जिस इंसान को किसानों को शांत करने के लिए लाया गया था, उसी को उनकी शिकायतों की जांच का काम भी दे दिया गया। ये तो वही बात हुई, एक तीर से दो निशाने। तो ये सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, यह आंदोलन आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। सवाल ये है कि इसका असली महत्व क्या है और इसका असर कितना गहरा था। इस आंदोलन की विरासत को ना हम 3 मेन पॉइंट्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले, इसने ये साबित कर दिया कि जब आम किसान एक साथ आ जाएं तो वो सत्ता को भी चुनौती दे सकते हैं, उसे झुका सकते हैं। दूसरा, इसी दबाव की वजह से सरकार को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ा। और आखिर में उसी रिप्रेजेंटेशन के जरिए किसानों की शिकायतों की ऑफिशियल जांच का रास्ता भी खुल गया। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। 1930 के दशक के एक छोटे से किसान आंदोलन की एक कहानी आज के किसान विरोधों में कैसे गूंजती है। इतिहास हमें शायद बार बार यही दिखाता है कि अपनी मांगों के लिए एक साथ खड़े होना हमेशा से ही एक बहुत शक्तिशाली हथियार रहा है ना?